नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ताबड़तोड़ अंदाज में उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या के विकास का भविष्य का विजन पेश किया है। पीएम मोदी अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा करते नजर आए। कोरोना काल की वजह से इस बैठक को वर्चुअल अंदाज में किया गया। बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। पीएम की इस बैठक से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई मौकों पर अयोध्या को लेकर समीक्षा बैठकें की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोक भवन में संपन्न उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में विंध्या धाम विकास परिषद और चित्रकूट धाम विकास परिषद का गठन को लेकर मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास को लेकर योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल ने बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी दी है। इस बैठक में 12 प्रस्तावों को पास किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर ट्वीट करते हुए कहा कि हम सभी नशे के दुष्प्रभावों के प्रति समाज को जागरूक करते हुए उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर स्वतंत्र देव सिंह को उनके घर वालों ने आनंद फानन में लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया। मेदांता में डॉक्टरों की टीम ने स्वतंत्र देव की जांच की। मेदांता लखनऊ के डायरेक्टर राकेश कपूर के मुताबिक स्वतंत्र देव सिंह का ब्लड प्रेशर समेत कई दूसरी जांचें कराई गईं। लगभग सभी जांचें नॉर्मल आने पर उन्हें करीबन 1.5 घंटे के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। देश के सभी राज्यों में स्मार्ट सिटी मिशन में उत्कृष्ट एवं अभिनव कार्य के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है। स्मार्ट सिटी मिशन में दूसरे राउंड के शहरों में देश की चयनित 100 स्मार्ट सिटीज में प्रथम स्थान पर आगरा स्मार्ट सिटी और तृतीय स्थान पर वाराणसी रहा। स्मार्ट सिटी पुरस्कारों की अलग अलग श्रेणियों में इकोनॉमी प्रोजेक्ट अवार्ड में आगरा को तीसरा स्थान मिला है। माइक्रो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स के निर्णय और सफल संचालन के लिए दूसरा पुरस्कार मिला है, जबकि वाटर प्रोजेक्ट अवार्ड में वाराणसी स्मार्ट सिटी को 80 नदी के इको रेस्टोरेशन के लिए पहला पुरस्कार मिला है। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के 10 शहर शामिल हैं। प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। सुबह 11 बजे से दोपहर को 3 बजे तक नामांकन पर्चा दाखिल किया जा रहा है। इसके बाद 29 जून को प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। 3 जुलाई को मतदान होगा और उसी दिन शाम को नतीजे भी आ जाएंगे। वहीं जिला पंचायत सदस्यों को मतदान के लिए इस बार मूल निर्वाचन पत्र दिखाना होगा। जिला प्रशासन ने फोटोकॉपी या बिना प्रमाण पत्र के वोट देने से रोकने का निर्णय लिया है। इससे पहले सूची में नाम देखकर सदस्यों को मतदान की अनुमति होती थी। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों को लेकर एटा के अधिकारियों को निर्देश दिया। चुनाव पूरा होने तक किसी भी सदस्य पर मुकदमा दर्ज न हो और न ही किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जाए। निर्वाचन आयोग ने निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी सदस्य मताधिकार से वंचित ना हो। तो वहीं आयोग ने कहा कि अगर कोई नियम विरुद्ध काम करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये निर्देश सपा की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं। इटावा में जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर फिर से समाजवादी पार्टी का कब्जा तय माना जा रहा है। यहां जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई अभिषेक उर्फ अंशुल यादव के अलावा किसी और ने नामांकन पत्र ही दाखिल नहीं किया। उम्मीद की जा रही है कि वो निर्विरोध अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इटावा से दूसरी बार निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं। नामांकन में भी भीड़ की संभावना को लेकर जिला प्रशासन ने कक्ष के आसपास बैरिकेडिंग करवाकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। बीजेपी के पूर्व सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सपा के उम्मीदवारों को समर्थन देने की घोषणा कर दी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कहना है कि सपा ही बीजेपी को जवाब देने में सक्षम है। यूपी में बीते 24 घंटे में 69,672 कोविड टेस्ट किए गए और प्रदेश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 226 नए मामले सामने आए।
उत्तर प्रदेश में 3,500 से कम कोरोना मरीज एक्टिव हैं। आपको बता दें कि 20 जिलों में 0 केस मिले हैं, जबकि 50 जिलों में सिंगल डिजिट में केसेस हैं, तो वहीं 5 जिलों में 50 से कम केस मिले हैं। यूपी में डेल्टा प्लस की दस्तक को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। साथ ही यूपी की सीमा से लगे मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि को देखते हुए निकटस्थ जिलों से सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग कराने को कहा है। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा के लिए केजीएमयू और बीएचयू में आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएं और आगामी एक पखवाड़े में सभी काम कर लिए जाएं। केंद्र सरकार की तरफ से 2020 में लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में आज किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो गए हैं। ऐसे में आज किसान संगठन गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। किसान एक बार फिर से कृषि कानूनों का विरोध में ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं। किसान संगठनों ने आज गाजीपुर में एक महापंचायत बैठक का ऐलान भी किया है और नागल से निकले सभी किसान आज यहां इस महापंचायत में बैठक में भाग लेने पहुंचेंगे। इनमें करीबन 100 से ज्यादा ट्रैक्टरों के साथ किसान नेता अपनी बात रखने पहुंचेंगे। कोरोना में अपने माता पिता को खोने वाले छात्र छात्राओं के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय की अपील रंग लाई। अब तक 48 विद्यार्थियों को गोद लेकर उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए 39 शिक्षक सहित कई प्रशासनिक अधिकारी भी आगे आए हैं। इन छात्रों को गोद लेने वालों में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय भी शामिल हैं। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि उप मुख्यमंत्री ने एमकॉम की छात्रा सुनिधि श्रीवास्तव और कुलपति ने बीबीए की छात्रा दीक्षा अग्रवाल को गोद लिया है। लाभान्वित छात्रों में से एक छात्रा ज्योति यादव है, जिसने इस महामारी में अपने पिता को खोया था। धर्मांतरण केस में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया। वित्तीय जांच एजेंसी ने मामले में दिल्ली निवासी मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी और मोहम्मद उमर गौतम को भी आरोपी बनाया है। यूपी सरकार का दावा है कि जहांगीर कासमी और मोहम्मद उमर को विदेश से फंडिंग मिलती थी। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि हवाला के जरिए पैसा आ रहा था और विदेशी खाते का ट्रांजैक्शन भी सामने आया है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने धर्मांतरण मामले को लेकर कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो लोग इसमें शामिल हैं सबको कड़ी सजा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जिला पंचायत अध्यक्ष के टिकट को लेकर विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, विपक्ष की जब हार होती है तब वो निराधार आरोप लगाता है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर झूठ बोल रही है सरकार और बीजेपी सरकार की बुनियाद केवल झूठ पर टिकी है। अंशु अवस्थी ने कहा, उत्तर प्रदेश के लोग और देश के लोग अब तक जान चुके हैं कि भाजपा का हर मुद्दे पर सिर्फ झूठ बोलना और झूठ प्रचार करना ही आधार है। डिप्टी सीएम ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने न कानून कभी अपने हाथ में लिया है, न ही नियमों के विपरीत कभी काम किया है। फतेहपुर में 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता के पिता ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया कि उसकी बेटी के साथ संदीप और शुभम ने बीजेपी विधायक का बंगले में बलात्कार किया। पीड़िता के पिता की ओर से रेप की शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, बल्कि विवेचक दरोगा ने बेटी पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाकर गलत बयान लिखवा लिया। नाबालिग लड़की के साथ हुए रेप के मामले में सपा एमएलसी सुनील सार्जन ने योगी सरकार पर वार करते हुए कहा, अगर योगी सरकार न्याय दिलाने की बजाय आरोपियों की मदद कर रही है तो यही असली चेहरा है योगी जी आपका। बरेली में मास्क न लगाने पर बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने एक कर्मचारी को गोली मार दी। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है, तो वहीं हमला करने वाले गार्ड को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इटावा में दुकान पर सामान खरीदने गई एक महिला के ऊपर अज्ञात युवक ने ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया, जिससे महिला घायल हो गई और उसके कपड़े जल गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। हरदोई में कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ओम प्रकाश राजभर ने भाग लिया। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने निषाद पार्टी को अपना भागीदारी संकल्प मोर्चे में शामिल होने का आह्वान किया।
लखनऊ के गोरिया कोठी इलाके से यूपी एटीएस और पुलिस ने मिलकर जाली नोटों की तस्करी करने वाले 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 6,18,000 से ज्यादा कैश और 5 लाख के अर्धनिर्मित जाली नोट भी बरामद किए हैं। फतेहपुर के पालिया गांव के पास एक तेज रफ्तार बाइक सवार युवक आवारा सांड से टकरा गया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लखनऊ से 24 अगस्त को IRTC एक स्पेशल भारत दर्शन ट्रेन चलाएगा। ट्रेन 7 ज्योतिर्लिंगों के साथ द्वारिका और स्टैचू ऑफ यूनिटी के दर्शन कराएगी। लखनऊ समेत 7 और स्थानों से लोगों को बैठने की सुविधा मिलेगी। 2018 में मुन्ना बजरंगी की हुई हत्या को लेकर सीबीआई ने जांच तेज कर दी। सीबीआई ने 4 लोगों को नोटिस भेजा। 30 जून तक बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। बागपत जेल के जेलर को भी दरोगा पूछताछ के लिए लखनऊ बुलाते नजर आए। कानपुर फतेहपुर मार्ग के चौटगरा ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई, अनियंत्रित होकर पलट गई, तो वहीं कार में सवार सभी लोगों को बचा लिया गया है। बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ गईं। कटान की वजह से गंगा में किसानों की लहलहाती फसलें, खरीदी हुई जमीन पानी में समाते नजर आए। रामपुर में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों को 2 मंजिला मकान और खाली प्लॉट को जब्त कर लिया, तो वहीं कार्रवाई के दौरान सीओ और तहसीलदार सहित पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। लखनऊ में कृषि कानूनों के खिलाफ फिर से आंदोलन शुरू हो गया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान की अगुवाई में किसान यूनियन ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उन्नाव में नरुद्दीन नगर में तालाब में नहाते समय गहराई में जाने से 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। देर शाम तक घर न पहुंचने पर उनकी तलाश शुरू हुई। तालाब के पास दोनों के कपड़े और चप्पल मिलने पर परिजनों ने लोगों की मदद से तालाब में तलाशी शुरू कराई। दोनों के शव मिलने पर परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। घटना के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित करने और पोस्टमार्टम करने की बात कहने पर परिजन जबरन शव को घर लेकर चले गए। अस्पताल के स्टाफ ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों के शव को पोस्टमार्टम कराए जाने के लिए कहा, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। अमरोहा के गंगेश्वरी ब्लॉक में प्रधानों के बीच प्रधान अध्यक्ष चुनाव के दौरान मारपीट हो गई, जिसके बाद चुनाव को स्थगित कर दिया गया। मथुरा के छाता बाजार इलाके में महिला की चेन छीनकर भागते बदमाशों ने युवक को गोली मार दी, जिसमें युवक गंभीर तौर पर घायल हो गया, तो वहीं भागते हुए बदमाशों का मोबाइल फोन मौके पर गिर गया, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। बिजनौर के गांव करौंदा पद्दू में बकरे के बंटवारे को लेकर 2 पक्षों में विवाद पेश आया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। घायल युवक थाना कोतवाली देहात पहुंचे, जहां उन्होंने मेडिकल के लिए PHC कोतवाली देहात भेज दिया गया। दोनों पक्षों में हुए विवादों में एक युवक गंभीर तौर पर घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं मामले में पीड़ित पक्ष के एक घायल युवक ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए ये भी बताया कि पुलिस ने भी मौके पर होने के बावजूद एक्शन नहीं लिया। अमेठी के एक अस्पताल में सफाई कर्मी की ओर से चोरी करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल संचालक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करते हुए मुकदमा दर्ज कराया, तो वहीं पुलिस ने चोर को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े एक दूधिया की गोली मारकर हत्या कर दी। दूध वाला गांव में डोर टू डोर दूध बेचने का काम किया करता था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और तफ्तीश शुरू कर दी। उन्नाव के देवी खेड़ा में वायरल वीडियो की मदद से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चित्रकूट जिले में सदर कोतवाली क्षेत्र के रंगौली गांव में छत के ऊपर से गुजरी हाई टेंशन लाइन के तार की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम पहुंची और बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन करते हुए विद्युत लाइन को कटवाया। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद बिजली विभाग ढीले तारों की मरम्मत नहीं कर रहा है। हादसे के बाद गांव के सैकड़ों लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। सभी ने बिजली विभाग को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया।
हरदोई के टडियावा में तैनात एसआई राम बच्चन भारती और उनकी टीम ने 100 लीटर कच्ची शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसका दूसरा साथी मौके से रफूचक्कर हो गया। दरअसल इसी थाना क्षेत्र में तालाब किनारे अवैध शराब बनाने की सूचना पुलिस को मिली। यहां से शराब बनाने के उपकरण के साथ ही ब्रजकिशोर निवासी हर्रई को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद की बीजेपी प्रत्याशी वर्षा यादव ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। वर्षा यादव के साथ पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव भी मौजूद रहे। प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन की प्रक्रिया संपन्न की गई। बहराइच के विजयनगर में बारबालाओं का स्टेज शो देखने को मिला, भीड़ उमड़ आई। लोग बिना मास्क के नाइट कर्फ्यू गाइडलाइन का उल्लंघन करते नजर आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। संभल के लोगों के लिए अच्छी खबर, गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन खरीद का 80% काम पूरा हो गया। बाकी के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक और त्वरित योजना बनाई है। जनपद की संभल और चंदौसी तहसील क्षेत्र से होकर गंगा एक्सप्रेसवे गुजरेगा। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर आज डीएम संजीव रंजन ने माथातो संग मीटिंग करी है। संभल एसडीएम दीपेंद्र यादव ने बताया कि गांव वार समीक्षा में पाया गया कि करीबन 20% जमीन की खरीद भूमि के मुकदमों की वजह से लंबित है, जिसको लेकर संबंधित निर्गत खाते में भूमि का पैसा जमा कराने का निर्णय लिया गया, जिससे विक्रेताओं को पैसे मिलने से विलंब न हो और गंगा एक्सप्रेसवे के सरकार के बृहद प्रोजेक्ट को और गति दी जा सके। हरदोई में इस वित्तीय वर्ष रिकॉर्ड संख्या में पौधे रोपने की तैयारी है। वन विभाग प्रशासन की ओर से आयोजित पौधारोपण की तैयारी में वन विभाग ने बताया, पौधारोपण के लक्ष्य के मुकाबले गड्ढे खोदने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है, जिसमें 65,45,065 से ज्यादा पौधारोपण किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग और ग्राम विकास विभाग ने जिले की 1306 ग्राम पंचायतों में पौधारोपण की तैयारी कर ली है। पंचायती राज विभाग, पर्यावरण विभाग और कृषि विभाग ने भी तैयारियां पूरी कर ली। सभी विभागों की ओर से जुलाई महीने में प्रथम सप्ताह में संभावित पौधारोपण के पहले ही नर्सरियों से पौधे प्राप्त करते हुए लक्ष्य को पूरा किए जाने का प्रयास किया जाएगा। आगरा के थाना रकाबगंज क्षेत्र के बिजली घर रामलीला मैदान में अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची क्षेत्रीय पुलिस ने नगर निगम कर्मचारियों और जेसीबी की मदद से शव को बाहर निकाला। नाले में तैरते मिले लगभग 45 वर्ष के व्यक्ति के शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। क्षेत्रीय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। संभल में एक बार फिर से भाजपा विधायक अजीत यादव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक का कहना है कि करोड़ों रुपए के अवैध जमीन पट्टों में घोटाला हुआ है। इस बार उन्होंने संभल एडीएम पर भी निशाना साधा। बीजेपी विधायक अजीत यादव ने कहा कि एडीएम ने जांच में गोलमाल किया है। उन्होंने कहा, जिले में बिना पैसे लिए किसानों का कोई काम नहीं होता और अधिकारी सरकार की मंशा के खिलाफ काम कर रहा है। विधायक के आरोपों के बाद जिलाधिकारी संजीव रंजन ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि विधायक के आरोपों की निष्पक्षता से जांच कराई जा रही है और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या डॉक्यूमेंट्री विजन की वर्चुअल बैठक पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि जानबूझकर मंदिर को बनाने में सरकार समय लगा रही है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि अगर सरकार इसे जल्द बना देगी तो उनके हाथ से ये मामला चला जाएगा। वहीं किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, जिस तरह अंग्रेज सरकार से आजादी के लिए शहीद भगत सिंह जैसे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, आज किसान भी अपने आंदोलन को लेकर ऐसे ही लड़ाई लड़ रहे हैं। इटावा के भड़थना में पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार कर लिया। युवकों पर आरोप है कि दोनों आरोपियों ने शराब की दुकान पर पीतल को सोना बताकर बेचने का प्रयास किया। खाद्यान्न वितरण में हुई धांधली में 3 सदस्यीय कमेटी की जांच के बाद मार्केटिंग इंस्पेक्टर कृष्ण चंद्र को डीएम की रिपोर्ट पर निलंबित कर दिया गया। वहीं निलंबित इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।